वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी विद घुमक्कड़ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया लेकर के आया हूँ। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोग इस डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें तथा ये बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या कि मेरी वीडियोस आप तक जो है सबसे पहले और सबसे फास्ट पहुंचेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पाचन क्रिया से संबंधित हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण यानी फीडिंग करने तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऊर्जा को मुक्त करने को पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बनिक, अकार्बनिक एवं खनिज लवण आदि होते हैं। जल रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायता प्रदान करता है, ताप नियंत्रित करता है तथा विलायक यानी कि सॉल्वेंट के रूप में भी कार्य करता है। प्रोटीन्स शरीर निर्माण में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। विटामिन्स भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं तथा इनकी कमी से अनेक अपूर्णता रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं। पाचन क्रिया में भोज्य पदार्थों के बड़े और अघुलनशील अणुओं को छोटे तथा घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, प्रोटीन्स को अमाइनो अम्ल में तथा वसा को ग्लिसरॉल और सरल वसा को अम्लों में बदल दिया जाता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है मुख गुहा से यानी कि माउथ से आरंभ हो जाती है। आहार नाल यानी कि एलिमेंटरी कैनाल में मंथन गतियां यानी चर्निंग मूवमेंट्स तथा क्रमाकुंचन गतियां यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। पेप्सिन प्रोटियोलिरिक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है। यकृत में पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है। यह भोजन को क्षारीय कर आंतों में पाचन क्रिया को बढ़ाता है। बचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। मनुष्य में वाटर डक्ट सबमैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड से संबंधित है। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन एवं शोषण छोटी आंत में होता है। आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट होने के कारण शाकाहारी जंतुओं यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स की आहार नलिका लंबी होती है। आहार नाल के रेक्टम में क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि जो खाना इंटेस्टाइन धीरे धीरे आगे बढ़ाती है उसके लिए मूवमेंट जो करती हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आता हूँ कि आप इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लें और ये जीवन में आपके उपयोग में आने वाली चीजें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी पाचन क्रिया, ये मैं आपको सरल रूप से एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पाचन की प्रक्रिया हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। माउथ में हमारे जो सलीवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो निम्नतः हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं, हमारे मुंह में लार बनाने की प्रक्रिया यानी कि सलीवा बनाने का प्रोसेस करते हैं। इनके द्वारा जो लार बनाई जाती है उसमें अमाइलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। वह एंजाइम क्या करते हैं, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो डाइजेशन जो है हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर कभी कभी हम लोग पका केला खा लेते हैं तो मुंह कसैला हो जाता है, परंतु कुछ देर उनको धीरे धीरे चबाने के बाद वो कसैला
केला जो है धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। वो इसी वजह से होता है कि ये सैलिवरी एमाइलेज मेटाइलिन स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। हम लोगों को कहा जाता है या माता पिता बचपन से कहते आते हैं कि खाना जो है ठीक से चबा करके खाना चाहिए। यह लार मिला हुआ खाना धीरे से फूड बोलस के रूप में हमारे आहार नलिका से यानी इसोफेगस से नीचे सरक जाता है। सरकते हुए यह स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक यानी आमाशय में पहुंचता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस भोजन में मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स जो नॉन सोल्यूबल यानी अघुलनशील कंपाउंड्स होते हैं उनको छोटे भागों में तोड़ देता है या विखंडित कर देता है। उससे ये घुलनशील सिंपल कंपाउंड्स में बदल जाते हैं। आगे ये खाना धीरे धीरे जो है डुओडेनम में पहुंचता है। डुओडेनम में पहुंचते ही लीवर द्वारा रिलीज किया गया जो बाइल जूस यानी कि पित्त होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, संग्रहित रहता है। वह तुरंत जो है रिलीज होकर के नीचे डुओडेनम में आ जाता है और पैनक्रियाज द्वारा बनाया गया पैनक्रियाटिक जूस भी इस पित्त से मिलकर के डाइजेस्टिव जूस का रूप ले लेता है तथा खाने में मिलकर के इसको क्षारीय कर देता है, स्लाइटली अल्कलाइन कर देता है। खाना धीरे धीरे जो है स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डुओडेनम में, डुओडेनम से होते हुए जिजनम में, जिजनम से होते हुए फिर इलियम में पहुंचते रहता है। यहाँ मैं बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है छोटे सिंपल कंपाउंड्स में चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तथा फैटी एसिड्स को जो है ग्लिसरॉल में तथा सिंपल फैटी एसिड्स को जो है एसिड्स में चेंज कर दिया जाता है। आगे ये धीरे धीरे जो डाइजेशन प्रक्रिया जब चल रही होती है तो इंटेस्टाइन से मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है लवण सारे के सारे सोख लिए जाते हैं और पोर्टल वेन के माध्यम से ये लीवर में पहुंचा दिए जाते हैं। रक्त में घुलनशील होने के कारण ये लीवर में सबसे पहले पहुंचते हैं पोर्टल वेन के माध्यम से। वहां पे इनके मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से जो है खाना सिक्कम में पहुंचता है। सिक्कम जो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का जो है पहला हिस्सा है। सिक्कम में अगर आप ध्यान से देखें तो सिक्कम से नीचे एक छोटा सा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। मैंने अपेंडिक्स के बारे में एक डिटेल चैप्टर सबसे आखिरी में रखा हुआ है। अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक कीड़े के जैसा दिखने वाला वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। खाना सिक्कम से होते हुए जो है अब असेंडिंग कोलोन यानी कि बड़ी आंत में ऊपर की तरफ दाहिने तरफ चढ़ने लगता है। इसमें चूंकि मिनरल्स नहीं होते हैं या बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में होते हैं लेकिन पानी अधिक होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया की जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करती हैं लेकिन वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन यानी कि पानी को सोखने की यह प्रक्रिया चलते रहती है। एक खाना धीरे 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 पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स से होते हुए असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन में जाता है और ट्रांसवर्स कोलोन में भी ये धीरे 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 बाएं तरफ डिसेंडिंग कोलोन की तरफ बढ़ा दिया जाता है। यह खाना जो है धीरे धीरे मुलायम से हल्का हल्का कठोर होते जाता है। जैसे जैसे पाचन की प्रक्रिया चलती है पानी इसमें से निथरता जाता है। जब पानी निकल जाता है तो ये सिग्मॉइड कोलन तक के पास आके रुक जाता है। सिग्मॉइड कोलन तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है लेकिन जैसे ही ये रेक्टम में पहुंचता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है और यहाँ जब आवश्यकता पड़ने पर ये
एनस यानी गुदा मार्ग से जो है शरीर से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सरल रूप में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया समझाने की कोशिश की, और इसके बारे में अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ मैंने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हुए हैं पाचन क्रिया से संबंधित, तो आइए चलिए देखते हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, पाचन क्रिया आरंभ होती है ए आमाशय यानी स्टमक से, बी छोटी आंत से, सी माउथ से, या डी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से। तो इसका सही उत्तर है मुंह से। मैंने बताया था आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार यानी सलीवा का पीएच मान क्या है? ऑप्शन ए है 3 से लेके 5 तक, ऑप्शन बी 7 से लेके 8 तक, ऑप्शन सी 5.5 से लेके 6.2 तक, या ऑप्शन डी 6.2 से लेके 7.4 तक। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, 6.2 से लेके 7.4 तक। तो पीएच को जो है स्लाइटली एसिडिक भी माना जाता है, स्लाइटली बेसिक भी माना जाता है, लेकिन साइंटिस्ट द्वारा जो है स्लाइटली एसिडिक का उपयोग ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी आमाशयी स्त्राव वाली महत्वपूर्ण परत है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए म्यूकोसा की, ऑप्शन बी सबम्यूकोसा की, ऑप्शन सी मस्कुलरिस की, ऑप्शन डी सेरोसा की। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है म्यूकोसा की। म्यूकोसा जो है आमाशयी स्त्राव वाली सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ऑप्शन ए इरेप्सिन द्वारा, ऑप्शन बी स्टेप्सिन द्वारा, ऑप्शन सी पेप्सिन द्वारा, या ऑप्शन डी एमाइलोप्सिन द्वारा। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमाइलोप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आमाशयी स्त्राव यानी कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन का संदमन यानी कि इनहिबिशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए एंटीरोगैस्ट्रोन, ऑप्शन बी गैस्ट्रियन, ऑप्शन सी पेनक्रियोजाइमिन, या ऑप्शन डी सक्रेटिन। आइए देखें सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है एंटीरोगैस्ट्रोन। एंटीरोगैस्ट्रोन जो है आमाशयी स्त्राव का संदमन यानी इनहिबिशन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेप्सिन होता है। आइए देखते हैं क्या है पेप्सिन। ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, या डी पोषक तत्व। तो इसका सही उत्तर है, आइए देखते हैं। पेप्सिन होता है एक एंजाइम यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा लारी यानी कि सैलिवरी प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन है ए फॉस्फेटेज, बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी म्यूकस, या ऑप्शन डी अमाइलेज। तो आइए देखें सही उत्तर क्या है। फॉस्फेटेज जो है सैलिवरी प्रोटीन नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा गुर्दों यानी किडनी का कार्य नहीं है? ऑप्शन है ए रक्त की मात्रा तथा संरचना को विनियमित करना, ऑप्शन बी ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना, ऑप्शन सी रक्तचाप को नियमित करना, या ऑप्शन डी बीमारी के खिलाफ शरीर की रक्षा करना। तो आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीमारी के खिलाफ शरीर की रक्षा करना ये किडनी का कार्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का
आमाशयी स्राव मुंह तथा उदर को भोजन के लिए तैयार करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए आंतों का चरण यानी इंटेस्टिनल फेज, बी उदरीय चरण यानी गैस्ट्रिक फेज, ऑप्शन सी सिफेलिक चरण यानी सिफेलिक फेज, या पूर्व चरण यानी अर्ली फेज। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज में होता क्या है कि जैसे ही खाना हम लोग देखते हैं ये तभी से आरंभ हो जाता है, मुंह में पानी आने लगता है, लालच सा जगने लगता है और हमको भूख लगने की प्रक्रिया जो है वहाँ से शुरू हो जाती है। अक्सर ये छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि वो केक वगैरह या पेस्ट्री वगैरह देख करके उनमें मुंह में पानी आने लगता है। तो ऑप्शन सी यानी सिफेलिक फेज सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बड़ी आंत की क्रिया नहीं है? ऑप्शन है ए मल उत्सर्जन, ऑप्शन बी 90% पोषक तत्वों को अवशोषित करना, ऑप्शन सी मल त्याग करना, या ऑप्शन डी पानी आयन तथा विटामिन का अवशोषण करना। तो आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 90% पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ये जो काम है बड़ी आंत का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत जो है केवल पानी यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की स्रावी कोशिका आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करती है? ऑप्शन है ए डी कोशिका, ऑप्शन बी जी कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, या ऑप्शन डी पैराइटल कोशिका। तो आइए जानते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पैराइटल कोशिका जो है, पैराइटल सेल्स जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में यानी हमारे स्टोमक में रिलीज करते हैं जिससे डाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त यानी कि बाइल का निर्माण होता है। आइए देखते कहाँ होता है। ए रक्त में, बी कोलेसिस्टोकाइनिन में, सी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में, या डी यकृत यानी लीवर में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी लीवर में। पित्त यानी कि जो बाइल का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज जो किया जाता है वह पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में किया जाता है। जब हमको भूख लगती है और खाना हमारा पेट में आ जाता है तो ये गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल जूस डुओडेनम में रिलीज कर दिया जाता है और उससे डाइजेशन की प्रक्रिया आगे चलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षुद्र आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पियर्स पैच बने होते हैं। ऑप्शन है ए लिम्फेटिक टिश्यू से, ऑप्शन बी ग्लैंडुलर टिश्यू से, ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यू से, या ऑप्शन डी हिमेटोपोएटिक टिश्यू से। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर है स्मॉल इंटेस्टाइन के पियर्स पेच बने होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्रेटिन किसके स्रावण को बढ़ाता है? ऑप्शन है ए लार यानी सलीवा को, ऑप्शन बी इंटेस्टिनल जूस यानी आंतरिक रस को, या ऑप्शन सी पेनकैटिक जूस यानी अग्नाशय रस को, या ऑप्शन डी जठर रस यानी डाइजेस्टिव जूस को। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सिक्रेटिनिन जो आंतरिक रस यानी इंटेस्टिनल जूस को बढ़ाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? ऑप्शन है ए एंजाइम के, ऑप्शन बी वसीय अम्ल के, ऑप्शन सी नुक्लीय अम्ल के, या ऑप्शन डी अमीनो अम्ल के। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी अमाइनो एसिड्स के रूप में जो है प्रोटीन का शरीर में संचरण होते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
पित्त का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। वसा कहते हैं फैट को क्या करता है, वो ग्लिसरॉल्स में और सिंपल फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स से जो है सिंपल कंपाउंड्स बनाना पित्त का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लार यानी सलीवा का टाइलिन होता है। ऑप्शन है ए कुछ कुछ क्षारीय, ऑप्शन बी कुछ कुछ अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन यानी न्यूट्रल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आइए इसका सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी कुछ कुछ अम्लीय। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टाइलिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो सलीवा का जो स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, मैंने पीएच के बारे में भी एक क्वेश्चन शुरू में आपको रखा था, कई समय में यह स्लाइटली अल्कलाइन का भी रोल अदा करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन ए सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन बी हेपेटिक डक्ट, ऑप्शन सी पेनक्रियाटिक डक्ट, या ऑप्शन डी कॉमन बाइल डक्ट। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट द्वारा जो है गॉल ब्लैडर में पित्त जो है ये लीवर द्वारा पहुंचाया जाता है। लीवर से हेपेटिक डक्ट निकलते हैं, हेपेटिक डक्ट के थ्रू बाइल सिस्टिक डक्ट में आता है, और जब हम खाना खाते हैं तो यही बाइल यानी कि पित्त कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलते डुओडेनम के अगले हिस्से में छोड़ दिया जाता है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गैस्ट्रिक ग्लैंड के जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करते हैं आइए देखते हैं। ए काइमोट्रिप्सिन, बी पेप्सिनोजन, सी पेप्सिन, या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है जाइमोजन कोशिकाएं रिलीज करती हैं या स्रावित करती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। एंटीरोकाइनेज एंजाइम किसे क्रियाशील बनाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन सी इरेप्सिन, या ऑप्शन डी पेप्सिनोजन। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन जो है उसको एंटीरोकाइनेज एंजाइम क्रियाशील बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, परंतु इसका संग्रह होता है, आइए देखते कहाँ होता है। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी तिल्ली यानी स्प्लीन में, ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियां यानी कि लीवर एंड मसल्स में, या ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं या कुछ हैवी काम करते हैं तो यह ग्लाइकोजन सर्वप्रथम हम लोगों को एनर्जी देते हैं। जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तब फैट की प्रक्रिया से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। रेनिन का स्रावण करने वाला अंग है। ऑप्शन है ए लीवर, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी वृक्क यानी किडनी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर आइए देखते हैं क्या है।
सही उत्तर है स्टमक। रेनिन का जो स्त्रावण करने वाला अंग होता है वो अमाशय यानी कि स्टमक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज। देखते हैं ऑपरेशन क्या ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन बी डाइसेक्राइड्स, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद मोनोसेक्राइड्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। ऑप्शन है ए शर्करा यानी शुगर, ऑप्शन बी वसाएं यानी फैट, ऑप्शन सी लवण यानी सॉल्ट या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे शरीर में वृद्धि होती है और जनरेशन और रीजनरेशन का कार्य होते रहता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लीवर कोहन ग्रंथियां यानी लिवर कोहन ग्लैंड्स प्रभुहिकाएं भित्तियों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है हमारे ए ग्रसिका यानी इसोफेगस में, ऑप्शन बी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, या ऑप्शन सी अमाशय स्टमक में, या ऑप्शन डी मलाशय यानी कि रेक्टम में। तो जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर कोहन ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डबल रोटी यानी ब्रेड की पाचकता बहुत बढ़ जाती है जब इसे टोस्ट के रूप में लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास ए डबल रोटी की जल की मात्रा समाप्त हो जाती है जिसके कारण एंजाइम क्रिया अधिक सुविधाजनक होती है, या ऑप्शन बी है डबल रोटी का स्टार्च टोस्टिंग के दौरान डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है, ऑप्शन सी है कड़ा टोस्ट निकलने से पहले डबल रोटी की अपेक्षा भली भांति पिच यानी कि क्रश हो जाता है, ऑप्शन डी है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस टोस्ट पर बेहतर क्रिया कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डबल रोटी का स्टार्च टोस्टिंग के दौरान डेक्स्ट्रिन में टूट जाता है, इसलिए ब्रेड की पाचकता टोस्ट के बाद बहुत बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण या डिग्रेडेशन होता है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के दौरान। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए क्षुद्र आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बी अमाशय यानी स्टमक, सी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, या ऑप्शन डी सिक्कम। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रोटीन्स जो है उनका डिग्रेडेशन अमाइनो एसिड्स में कर दिया जाता है। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है विलस के अंदर उपस्थित लिम्फ कोशिकाओं यानी लिम्फ कैपिलरी को कहते हैं। ऑप्शन है ए वेन्यूल, ऑप्शन बी एट्रियोल, ऑप्शन सी लैक्टील, या ऑप्शन डी गैलेक्टोज। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टील। विलस के अंदर जो उपस्थित लिम्फ कैपिलरी को लैक्टील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टाइलिन उदर स्टोमक में क्रिया नहीं करता है क्योंकि यह अक्रियाशील हो जाता है। ऑप्शन है ए पेप्सिन द्वारा, ऑप्शन बी उदर के अम्ल गैस्ट्रिक एसिड द्वारा, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन द्वारा,
या ऑप्शन डी रेनिन द्वारा। तो आइए देखते हैं सही इसका उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदर के अम्ल यानी गैस्ट्रिक एसिड द्वारा जो है ये डीएक्टिवेट हो जाता है या अक्रियाशील हो जाता है। टाइलिन का मैं बताया था कि ये स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन स्टमक में पाया जाने वाला जो गैस्ट्रिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बहुत ही ज़्यादा इससे स्ट्रांग होता है, तो इसको इनएक्टिवेट यानी कि अक्रियाशील कर देता है। अगला क्वेश्चन है 36, पचा हुआ भोजन और जल का शरीर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवशोषण यानी कि एब्सॉर्प्शन होता है। ऑप्शन है ए कोलमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी स्क्वेमस एपिथेलियम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलमनर एपिथेलियम जो है एब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया करते हैं। ये पचा हुआ भोजन में से जल को एब्जॉर्ब करते हैं। ये ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका काम जो है एब्सॉर्प्शन होता है। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अपेंडिक्स और हर्निया के बारे में मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सूचना जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान न होने के कारण वो उसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आज आपको ये अपेंडिक्स और हर्निया के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके शरीर में ये अंग दोनों पाए जाते हैं या दोनों प्रकार की व्याधियाँ आप लोगों को ग्रसित हो सकती हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना नितांत आवश्यक है। तो पहले देखते हैं अपेंडिक्स को। अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स जो है एक वर्मी फॉर्म यानी कि कीड़े के जैसा जो है एक अंग होता है। शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि ये एक अक्रियाशील या वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च और डिस्कवरीज चल रही हैं उससे ये पता चला है कि ये एक स्टोर हाउस का काम करता है जिसके अंदर लाखों बैक्टीरिया जो हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं उनका घर है। और कभी बीमारी की अवस्था में अगर लूज मोशन वगैरह लगता है तो हम दवाइयाँ खाते हैं जो आंतों के अंदर रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है या उनको फ्लश्ड आउट कर देती है। तो यहाँ से जो बैक्टीरिया है वो रीजनरेट यानी कि अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू करते हैं और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करते जाते हैं। ये एक प्रकार से हमारी मदद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाने से इसके अंदर पस भर जाता है तथा इसको सर्जरी के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये बी वाली इमेज में दाहिने तरफ इंग्वानल रीजन के ऊपर एक चीरा लगाने का निशान है, वहाँ पे से चीरा निकाला जाता है। ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिक्स का स्थान दर्शाया गया है। यहाँ अपेंडिक्स को जो है 2 धागों से बांध दिया जाता है। 2 धागों के गांठ के बीच में इसको एक्सरसाइज यानी कट करके निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को अपेंडेक्टमी कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया समय रहते न करी जाए तो अपेंडिक्स के अंदर जो है भरा हुआ पस फूट भी सकता है और फूटने से बाहर निकल जाता है और उससे इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो समय रहते इसका ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाना उचित होता है। अगला है हर्निया। हर्निया एक प्रकार से सरल रूप में ऐसे समझें कि जो कैविटी प्रकृति ने
किसी अंग के लिए निर्धारित की है, यदि वह अंग या उसका कोई हिस्सा उस परिधि से बाहर निकल के किसी दूसरी कैविटी में घुसने की कोशिश करता है तो उसको हर्निया कहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें इंग्वाइनल हर्निया की तरफ, जो पहला बिंदु है उसमें छोटी हाथ या बड़ी हाथ का हिस्सा जो है वो क्या कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी को छोड़ करके इंग्वाइनल रीजन यानी जांघ वाली, जहाँ से बड़ी नसें हमारे पैरों में घुसती हैं, वहाँ पे वो हाथ का हिस्सा घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी सफिशिएंट होती है इंटेस्टाइन्स को एडजस्ट करने में, लेकिन अगर ये अपनी कैविटी से बाहर निकल के इंटेस्टाइन इंग्वाइनल रीजन में घुस रही हैं तो इसको इंग्वाइनल हर्निया कहा गया। दूसरा है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया नंबर 2 पे अगर आप देख पाएंगे तो ये पीले वाले आरूख से दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है कि आंतें कई बार जो है आपस में उलझ जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं, ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहलाता है। अगला है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया क्या होता है कि जो हमारी नाभि होती है वहाँ पे मसल्स कम होती हैं, तो ये आंत के हिस्से जो है उस नाभि के, जहाँ से नाभि होती है वहाँ पे ये घुसने की कोशिश करती हैं तथा कभी कभी इस एब्डोमिनल वॉल की कैविटी फाड़ करके वो बाहर तक आ जाते हैं। इसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। ये नाभि के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अगला आप देखें 4 डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायफ्राम जो है और एक बहुत ही मजबूत फाइब्रस टिश्यू होता है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ये सांस लेने में हमारी मदद करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग जो हैं वो डायफ्राम को ऊपर ढकेलते हुए थोरैसिक कैविटी में घुस जाते हैं, तो उसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहा जाता है। और 5वां जो है हाइटल हर्निया, अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रही होगी। तो जिस रास्ते से ईसोफेगस या ओर्टा थोरैसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं, उसी रास्ते से स्मॉल इंटेस्टाइन या आमाशय का या किसी और अन्य का हिस्सा जो है थोरैसिक कैविटी में घुसने की कोशिश करता है, तो उसको हाइटल हर्निया कहा जाता है। एक प्रकार का हर्निया होता है अगर कोई शरीर में कहीं ऑपरेशन हुआ है, जो पुराने प्रक्रिया होती थी, लंबा चीरा लगा करके ऑपरेशन करके गॉल ब्लैडर में पथरी वगैरह के लिए गॉल ब्लैडर को निकाला जाता था। तो वहाँ क्या होता था कि इंटेस्टाइन का हिस्सा उस इंसिजन वाली साइड यानी ऑपरेशन वाली साइड के भीतर घुस जाता था, उसको इंसिजनल हर्निया के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी सूचना थी जो मैंने सोचा आप लोगों को इसका बारे में अवगत करा दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपेंडिक्स और हर्निया को आप समझ गए होंगे। इसके बारे में और कोई अगर आपको सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए फिर इतना ही, और मिलेंगे अगले चैप्टर में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।